प्राकल्पना संबंधी मेरा आज का जो व्याख्यान है वो केंद्रित है प्राकल्पना के महत्व पर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपोथेसिस इन सोशल रिसर्च। अभी तक हम प्राकल्पना के बारे में बहुत सी बात जान चुके हैं व्याख्यान के माध्यम से। पहली बात तो ये कि प्राकल्पना एक पूर्व अनुमान है जिसकी सत्यता की जांच अनुसंधान कार्य के दौरान करता है कि जो उसने अनुमान लगाया था वो कितना सही निकला या कितना गलत निकला। दूसरी बात ये कि प्राकल्पना यद्यपि मात्र अनुमान है, परंतु जैसा श्रीमती पीवी यंग मानती हैं कि यह एक सर्वाधिक महत्व का विषय है, अटमोस्ट इम्पोर्टेंस वाला सब्जेक्ट है जिसकी अवहेलना हम नहीं कर सकते, जिसे इग्नोर नहीं कर सकते। यदि हम एक व्यवस्थित अनुसंधान करना चाहते हैं, यदि हम वास्तविक अध्ययन करना चाहते हैं और यदि हम ये चाहते हैं कि अनुसंधान कार्य निष्पक्ष हो, उसके परिणाम सभी सही हों, उनमें कोई दोष और त्रुटि न हो, तो इस व्याख्यान को मैं आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे प्राकल्पना के महत्व पर। प्राकल्पना निस्संदेह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने आपको अभी अभी पीवी यंग के विचारों से अवगत कराया कि वो प्राकल्पना को सामाजिक अनुसंधान से संबंधित सर्वाधिक महत्व का एक विषय मानती हैं। प्राकल्पना के महत्व को हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं उन बिंदुओं पर प्रकाश डालूं, हम ये निश्चित कर लें कि बिना प्राकल्पना के अनुसंधान कार्य सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता। यदि एक अनुसंधानकर्ता ये चाहता है कि उसका अनुसंधान कार्य सही दिशा में आगे बढ़े, वैज्ञानिकता से ओतप्रोत हो, निष्कर्ष सही हो, तो उसके लिए प्राकल्पना का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस अनिवार्य है। अब हम बात करेंगे उन बिंदुओं के बारे में जो प्राकल्पना के महत्व को दर्शाते हैं। प्राकल्पना के महत्व संबंधी सबसे पहला जो बिंदु है जिसे हम यहाँ प्रकट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, वो है समस्या की व्याख्या में सहायक। प्राकल्पना निश्चित रूप से निस्संदेह उस समस्या की व्याख्या में सहायक होता है या होती है जिस समस्या का अध्ययन समाज वैज्ञानिक या अनुसंधानकर्ता के द्वारा किया जाना है। जब एक अनुसंधानकर्ता किसी समस्या को अध्ययन के लिए चुनता है तो निश्चित रूप से उसके पास पर्याप्त ज्ञान, पर्याप्त व्याख्या का अभाव होता है। वो अचानक किसी विषय को चुन लेता है, उस विषय पर कार्य करने का निर्णय ले लेता है, उस विषय का अध्ययन करने का निर्णय ले लेता है। लेकिन यहाँ हम याद रखें कि प्राकल्पना ही वह पड़ाव है, वह चरण है सामाजिक अनुसंधान का जो समस्या की व्याख्या करने में सहायक होती है। दूसरे बिंदु के रूप में हम कह सकते हैं कि प्राकल्पना अध्ययन की दिशा में सहायक होती है। जैसे मैंने पूर्व ही बताया कि प्राकल्पना के निर्माण के द्वारा ही, प्राकल्पना को फॉलो करके ही अनुसंधान कार्य एक सही और निश्चित दिशा में आगे बढ़ सकता है। यदि प्राकल्पना दोषपूर्ण है
या प्राकल्पना बनाई ही नहीं है, जो कि सामान्यतः संभव नहीं है, तो उस स्थिति में अनुसंधान कार्य सही दिशा की ओर आगे नहीं बढ़ता, निष्कर्ष भ्रामक होते हैं, दोषपूर्ण होते हैं और इसका परिणाम संपूर्ण अनुसंधान कार्य पर पड़ता है। तो दूसरे महत्व के रूप में या दूसरे बिंदु के रूप में हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि प्राकल्पना अनुसंधान कार्य को सही दिशा की ओर ले जाती है। इसके बाद अध्ययन की सीमितता के चयन में सहायक होती है ये। जैसा हम जानते हैं कि किसी भी अनुसंधानकर्ता के लिए पूरे अध्ययन क्षेत्र, संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र अर्थात वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों से संपर्क करना, सभी का अध्ययन करना संभव नहीं होता। उसकी समय संबंधी, धन संबंधी सीमाएं होती हैं। ही हैज लिमिटेशंस ऑफ मनी, ही लिमिटेशंस ऑफ टाइम, और उसे अपना पूरा अध्ययन कार्य एक निश्चित समय के अंतर्गत पूरा करना पड़ता है। तो इसके लिए वह सभी लोगों के अध्ययन के बजाय सीमित संख्या में लोगों का चयन करता है और इसके लिए प्राकल्पना निश्चित रूप से सहायक होती है। प्राकल्पना के बिना ये चीज़ संभव नहीं होती। तो इस प्रकार प्राकल्पना का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में कि इसकी सहायता से या इसके फॉर्मुलेशन के द्वारा एक अनुसंधानकर्ता सीमित संख्या में सूचना की इकाइयों का चयन कर सकता है और इस प्रकार वह अपने समय को बचा लेता है। अगला है उपयोगी तथ्य संकलन में सहायक। तथ्य संकलन अनुसंधान कार्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण है। यह तथ्य अनुसंधान की आत्मा होते हैं। तथ्य दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक तथ्य, द्वितीय तथ्य। प्राथमिक तथ्य वे होते हैं जो पूर्णतः नवीन हैं, जिनका कहीं भी साहित्य में कोई उल्लेख नहीं है, जिनको पहले ना खोजा गया न जिनका प्रयोग किया गया। एक ये तथ्य है। और द्वितीय तथ्य वो होते हैं जिन तथ्यों को पहले किसी अन्य अनुसंधानकर्ता के द्वारा खोजा जा चुका है, संकलन किया जा चुका है और जिनका किसी अन्य अनुसंधान कार्य में प्रयोग किया जा चुका है। यहाँ हम बात कर रहे हैं विशेष रूप से प्राथमिक तथ्यों की। ये चीज़ द्वितीय तथ्यों पर भी लागू होती है, लेकिन मेरा जो फोकस है वो प्राथमिक तथ्यों के संकलन पर है। तो तथ्य संकलन में प्राकल्पना बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। वो किस प्रकार, हम देखें कितनी इकाइयाँ होंगी, किस क्षेत्र से होंगी और तथ्य संकलन की किस प्रविधि के द्वारा तथ्यों का संकलन किया जाएगा। अगर ये चीज़ पहले से ही हमने सोच ली है, विचार ली है या इनसे संबंधित प्राकल्पना का निर्माण कर लिया है, तो उस स्थिति में तथ्य संकलन में किसी प्रकार की कोई परेशानी या कठिनाई नहीं आती, क्योंकि तथ्य संकलन की प्रत्येक प्रविधि प्रत्येक अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं होती। तो इस प्रकार से तथ्य संकलन में भी प्राकल्पना की बहुत बड़ी भूमिका होती है और इसलिए प्राकल्पना निर्माण सोच समझ करके और अच्छे से विचार करके करना चाहिए। अगला जो बिंदु है वो है तर्कसंगत निष्कर्षों में सहायक। प्राकल्पना निष्कर्षों में सहायक होती है। प्राकल्पना की सहायता से ही तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस प्रस्तुत किया जाता है, विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है, सारणीयन प्रस्तुत किया जाता है। और ये सब चीज़ कैसे की, क्योंकि इनके बारे में पहले से अनुसंधानकर्ता एक पूर्व कल्पना या एक पूर्व अनुमान लगा करके चलता है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष निकालने में भी या
अनुसंधान संबंधी जो निष्कर्ष हैं उनको प्राप्त करने में भी प्राकल्पना की बहुत बड़ी भूमिका और बहुत बड़ा महत्व होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्राकल्पना का विशेष महत्व होता है सिद्धांतों के निर्माण में, क्योंकि प्रत्येक अनुसंधान कार्य का उद्देश्य होता है घटना के कारणों को ज्ञात करना, घटना के परिणामों को ज्ञात करना, कार्य कारण संबंधों की विवेचना करना और इस प्रकार से सामान्यीकरण करना, जनरलाइजेशन करना, अर्थात उस घटना के बारे में कोई सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित करना कि वो घटना किन किन कारणों से हो सकती है या होती है और उस घटना के साथ कौन कौन से परिणाम आते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि प्राकल्पना का विशेष महत्व है। पहली बात तो ये कि हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स द प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस हेल्प्स इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। एज वी नो, द रिसर्चर और सोशल साइंटिस्ट has least idea about the perfect explanation of the problem that he is going to study, and it is only through the formulation of hypothesis that he can have a deep insight into the perfect explanation of hypothesis or problem. So hypothesis is very important. Next, hypothesis leads the research or social research in a right direction, because hypothesis provides steps, hypothesis provides complete guidelines about how the research is going to be developed, where is to be conducted, on how many units of information it will be conducted, what techniques, what tools of data collection will be used. So it leads the research in a right direction. Then it is very helpful in the selection of the limited subject area or study area. As we know, every social scientist has the limitations of time, limitations of money. He cannot go everywhere and he cannot prolong his work for an infinite time. So he keeps in his mind the limitations of time, limitations of money, limitations of movement. He cannot study all the people, he cannot study the whole area, the whole world, and for it definitely he minimizes the number of the units of information, and it becomes possible only through the formulation of hypothesis. Then it is very helpful in the collection of primary and secondary data. Secondary data are collected in order to get a feedback about the problem to be studied, and primary data are collected to get new information that is not available anywhere. So hypothesis is very helpful in the collection of the data in both primary and secondary data. Then it is very helpful in making logical findings. Then it is only through the formulation of hypothesis that the social scientist arrives at the last strand of social research, that is generalization, or making some theory, giving some theory, formulating some theory about the problem. So in this way, all this reveals that hypothesis is an inseparable, integral part of social research. Without hypothesis,
no legitimate research is possible. So if we want to conduct some legitimate research on some problem, definitely we need to formulate a hypothesis. Thank you.